हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बच्चों, मैं राहुल सर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 सिविक्स की बुक का पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपसे पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप ना छोड़ पाओ। ठीक है, तो हर एंगल से मैं बात करूंगा इसके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सत्ता क्या होती है। जब सत्ता ही नहीं पता होगा तो साझेदारी क्या करोगे। और साझेदारी का मतलब भी पता होना चाहिए। देखो, सत्ता का मतलब होता है सरकार। क्या होता है? सरकार, शासन। कि सरकार में शासन किन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, किस प्रकार चलाया जा रहा है, उसमें कौन कौन शामिल है। केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकार शामिल है, नगर पालिका शामिल है, पंचायत शामिल है। कौन कौन शामिल है और किस किस का इनमें क्या काम है, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर ये जानकारी हमें नहीं होगी तो आप इसको नहीं समझ पाओगे, इस चैप्टर को। तो हम शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। ये आपके एनसीईआरटी है। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी, वो अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लें और मार्क करते रहना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा। देखो, जैसे सबसे पहले इसमें बताया गया है परिचय। भाई, इसमें हमें परिचय की क्या जरूरत पड़ी है? देखो, परिचय अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें इसको चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या समझना है, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें हर पॉइंट को, अगर एनसीईआरटी की बुक में अगर आपको एक कोई छोटा सा कॉलम भी मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके द्वारा कोई ना कोई मैसेज, नॉलेज या जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें सभी पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर दे रखा है परिचय। क्या दिया है? परिचय। तो परिचय में हम समझते हैं क्या कहता है। कह रहा है, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। यही कह रहा है लोकतंत्र। क्या कह रहा है? लोकतंत्र। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र होता क्या है। भाई, तभी तो उसकी यात्रा के बारे में समझोगे। जब आपको यही नहीं पता होगा कि लोकतंत्र क्या है तो आगे क्या पढ़ोगे इसमें। देखो, लोकतंत्र होता है जिसमें जो सरकार होती है, उस सरकार के अंदर जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, उसकी भागीदारी उसमें होती है। जनता के द्वारा ही उसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो लोकतंत्र होता है। इसमें राजा का शासन नहीं होता, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसका वहाँ पे शासन चलाते हैं। देखो आगे क्या कहता है। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। क्या बताया था? कि किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। किस किस के पास होती है ताकत? विधायिका के पास, कार्यपालिका के पास और न्यायपालिका के। इन लोगों के साथ सत्ता की जो ताकत है वो बटी होती है।
कह रहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रीकृत कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे? सत्ता के बंटवारे के बारे में। तो इसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो बेल्जियम और दूसरा लिया श्रीलंका। इन दोनों की हम कहानियों को इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे कि लोकतंत्र का कितना बड़ा रोल होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को, शासन को, लोकतंत्र को बनाए रखने में, शांति को और विकास को बनाए रखने में कितना बड़ा योगदान होता है। तो हम इसके बारे में इनको पढ़कर जानेंगे। ठीक है, देखो ये कह रहा है, हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों है। सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों के पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। ठीक है, तो आपको यहीं से ये समझ में आ गया कि हम इस चैप्टर में 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, और हम जानेंगे कि लोकतंत्र की जो शासन पद्धति है उसमें सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और इसके बंटवारे के क्या क्या रूप होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था इसको हमेशा पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। हम शुरुआत करते हैं, जैसे अब हमें दिया है बेल्जियम और श्रीलंका, दे दिए बेल्जियम और श्रीलंका। ये कहता है कि बेल्जियम, क्या कह रहा है कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। क्या है? जातीय बनावट। जातीय बनावट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो विभिन्न जाति के जो लोग रहते हैं उनके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? जो विभिन्न प्रकार की जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि उनकी बनावट कैसी है। ठीक है, ये कह रहा है कि इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा एक मिनट,
बच्चों थोड़ी टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो मुझे पॉज करनी पड़ गई थी, तो हम यहाँ पर थे और दोबारा शुरू करते हैं कि छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। क्या है? बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। कहां रहता है? फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। क्या बोलता है? डच। डच भाषा बोलता है। कितना? 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच। देखो अब यहां पर क्या है, ये देखो यहाँ पे डच और फ्रेंच दो भाषा बोलने वाले लोग अभी यहाँ पर बताए गए हैं। कह रहा शेष 1%, 1% राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। फ्रेंच और डच बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ज्यादा परसेंटेज है बोलने की, ज्यादा जो प्रायिकता है वो किसकी है? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। क्या भाषा बोलने वाले? फ्रेंच। और डच भाषा बोलने वाले लोग हैं सिर्फ 20%। कितने हैं? 20%। तो जब 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं तो इसका मतलब क्या है? वहां पे ज्यादा जो लोग होंगे वो कौन से होंगे? फ्रेंच भाषा वाले होंगे। तो ज्यादा दबाव उन्हीं का रहेगा वहां पर, उन्हीं के द्वारा बनाई जाएगी सरकार ज्यादा। क्योंकि जिनके जो लोग ज्यादा होंगे सरकार भी वही बनाएंगे। मतलब छोटे लोग, मतलब जो लोग कम है उनकी भी भागीदारी रहेगी, लेकिन सरकार तो जब लोकतांत्रिक सरकार है तो वो तो जिसका बहुमत होगा उसी की सरकार होगी। सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे एक ये दे रखा है, कॉलम दिया है छोटा सा कि मेरे दिमाग में सीधा सा, यहाँ ये दिया है देखो, ये मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता की का बंटवारा, सत्ता के टुकड़े करना, देश को कमजोर करना। कह रहा है मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा या सत्ता के टुकड़े करना देश को कमजोर करना है। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? कह रहा है हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं। देखो तो ये भी इन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि भाई आपको ये चीज भी समझनी है कि हम सत्ता का बंटवारा क्यों कर रहे हैं। अब ये कहता है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। कह रहा है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। किससे ज्यादा ताकतवर है? डच भाषा बोलने वालों से। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। क्या थी? नाराजगी। वो नाराज थे कि भाई ये लोग ज्यादा सभ्य हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, ये अपने बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा गया। कहां देखा गया? ब्रुसेल्स में। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। यहां पर आपको बताया गया है कि डच बोलने वाले लोग क्या थे? 59% और फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं?
देखो यहाँ क्या बताया कि डच बोलने वाले कितने हैं, 59% और 40% है फ्रेंच बोलने वाले। ठीक है, अब यहाँ ये क्या बोल रहा है कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे। ये ज्यादा तो थे लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर थे। किस चीज में कमजोर थे? धन और समृद्धि, यानी कि ये लोग ना तो इनके पास पैसा था और ना ही ये लोग कामयाब थे। क्या थे? कामयाब, सक्सेस। समृद्धि का मतलब क्या है? पैसा होना। क्या होना? पैसा होना, कामयाब होना, आगे समाज में सरकारी नौकरियां होना या अपना बिजनेस होना, ये सब चीजें इनके पास नहीं थी। तो ये कह रहा है कि इस मामले में क्या थे? अल्पमत थे। अल्पमत मतलब, अल्प मतलब क्या होता है? अल्पमत होता है कम। क्या होता है? कम। क्या थे? अल्पमत थे। ठीक है, तो अल्पमत मतलब कम, बहुत कम थे, इसीलिए ये कमजोर थे। अब देख रहे हो, ये इतनी इनकी पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद भी ये कमजोर पड़ गए। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था, किसी ओहदे पे नहीं थे। अब आगे बात करते हैं। ये होता है आइए आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। देखो आपको समझ में आ गया भैया। अभी जो हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? बेल्जियम के बारे में। अब हम बात करेंगे किसकी? श्रीलंका की। किसकी बात करेंगे? श्रीलंका की। कह रहा है आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। यह कहता है कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की श्रीलंका की श्रीलंका की जो आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है। किसका है? सिंगलियों का है। देखो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर जो सबसे प्रमुख समूह किसका है? सिंगलियों का है। किसका है? सिंगलियों का, जिनकी आबादी कुल 74% है। कितनी है? 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, फिर आते हैं इसमें तमिल, दूसरे नंबर पर आ गए तमिल, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% है और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। देखो बच्चों, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि औपनिवेशिक क्या है। जब आपको यही नहीं पता होगा औपनिवेशिक शासन, तो औपनिवेशिक तो आपको समझ में क्या आएगा कि कब आए थे। देखो औपनिवेशिक जब किसी देश के साथ लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो देश जो है किसी दूसरे देश के अधीन है। उस देश की शासन व्यवस्था पे किसी दूसरे देश का अधिकार होता है, तो वह जो काल कहलाता है, समय कहलाता है, शासन कहलाता है, वह कहलाता है औपनिवेशिक शासन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये कह रहा है कि मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। कहां पर है? उत्तर और पूर्वी प्रांतों में। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। क्या है? कुछ हिंदू हैं और कुछ
मुसलमान है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा, देखो श्रीलंका में ईसाई लोग भी है, कितने हैं? 7% ईसाई भी हैं। और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, वो सिंगली बोलते हैं और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है, कह रहे अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई आपको? चलो, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ये कुछ दिया है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो ये यहाँ पर ये आपको ये दिया है कि बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र, ये देखिए जो मैप दिया है आपको, इस मैप में क्या है? ब्रुसेल्स राजधानी, ये जो ऑरेंज कलर है यानी ये जो पार्ट है ये क्या है? ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है। ये जो रेड कलर का पार्ट है, ये रेड कलर वाला जो एरिया है, यहाँ पे कौन थे? फ्रेंच भाषी लोग रहते थे और डच भाषी लोग रहते थे, ये जो येलो वाला पार्ट है इसमें, और जर्मन भाषी लोग रहते थे इधर। ठीक है, अब देखो इसमें ये देखो, ये जो यहाँ पे दिया है एथनिक या जाति है, ये मैंने बोला ना हर छोटा छोटा पॉइंट पढ़ना चाहिए, हर जगह से क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए इसी पे। कह रहा है एथनिक या जातीय क्या है? एथनिक या जातीय क्या है? ऐसा सामाजिक विभाजन, ऐसा सामाजिक विभाजन, देखो ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। मतलब अगर कोई हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पंजाबी है, किसी भी धर्म, जाति, संस्कृति से संबंध रखने वाला व्यक्ति वो अपने अपने संस्कृति, धर्म और अपने कार्य को कर सकता है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। ठीक है, तो इसके अंदर सीधे सीधे साफ शब्दों में बताया कि जरूरी नहीं है कि उनकी राष्ट्रीयता भी एक हो, पर सबको अपनी अपनी संस्कृति मानने का पूरा अधिकार होता है। ऐसे समूह को बोलते हैं एथनिक या जातीय। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। किसकी बात करेंगे? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। देखो बहुसंख्यकवाद मतलब क्या है भाई? जिन लोगों की संख्या ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो श्रीलंका में किन लोगों की संख्या ज्यादा थी? हमने पढ़ा था कि जो सिंगली लोग थे वो ज्यादा थे। अब ये कह रहे सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। ठीक है, उन्होंने देखा भाई हम ज्यादा है तो शासन भी हमारा ही होना चाहिए। इस वजह से
लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि भाई जो लोग ज्यादा हैं, सुनवाई भी मतलब सरकार उन्हीं की बनेगी ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुमत वाला ही हिसाब रहेगा, जिसका बहुमत उसकी सरकार। अब कह रहा है 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। देखो अब यहाँ पे कहानी में आ गया ट्विस्ट कि अब एक भाषा को राजभाषा बना दिया, सिंगली को राजभाषा बना दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की नीति भी चली। मतलब पहले उनको मौका मिलेगा, फिर बाद में बाकियों को मौका मिलेगा, ये सिस्टम इन्होंने कर दिया। नए संविधान में एक प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। भाई सीधी सी बात है, जब समाज में एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा जाएगा तो वो तो ऑटोमेटिक उसका मन मुटाव होता चला जाएगा। अगर मान लो एक घर में 2 बच्चे हैं और उनके मम्मी पापा किसी एक बच्चे के साथ बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, तो दूसरे बच्चे के मन में तो ये आएगा ही कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, तो ऑटोमेटिक उसके मन में क्या जाएगा, बेगानापन आ जाएगा, लगाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं, मतलब कि सीरियस नहीं है, ध्यान नहीं दे रही है उनकी ओर। ये उन्होंने सोचा। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से क्या कर रही है, वंचित कर रही है, यानी कि उनसे वो अधिकार छीन रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। उनके हितों की अनदेखी मतलब उनके फायदे के बारे में नहीं सोचा जा रहा। ठीक है, परिणाम क्या हो गया कि तमिल और सिंगली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। आपस में उनका संबंध क्या हो गया, खराब हो गया, उनमें लड़ाई झगड़े होने लगे। ठीक है, देखो कैसे, अब ये दिखा रहा है, देखो यहाँ पे कि श्रीलंका के जातीय समुदाय, अब सिंगली देखो कितने एरिया में थे, ये येलो वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं सारा सिंगलियों का है। फिर श्रीलंकाई तमिल, ऑरेंज वाला संतरी वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे श्रीलंकाई तमिल रहते थे। कौन रहते थे, श्रीलंकाई तमिल। फिर उसके बाद जहाँ ये डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है चॉकलेटी सा, वहां पे भारतवंशी तमिल, यानी जो औपनिवेशिक काल से भारत में आए थे लोग, वो उनकी जो औलाद थी वो रहती थी, उनकी जो संतान थी। अब है मुसलमान, जहाँ ये जगह जगह हल्के हल्के लाइट ब्राउन कलर दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट दिख रहे हैं, यहाँ पे रहते थे मुसलमान। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया है कि बहुसंख्यकवाद के बारे में बताया कि बहुसंख्यकवाद है क्या। ये देखो, ये कह रहा है यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ये बहुसंख्यकवाद के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी दे रखा है इनने, ये क्या सोच रहा है, देखो ये लड़का कुछ बोल रहा है, क्या कह रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है। अगर बहुसंख्यक समुदाय है वो शासन करे तो प्रॉब्लम क्या है, होने दो।
शासन तो चलेगा फिर भी। अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा? क्योंकि बहुसंख्यक तो वही है, इसका राज नहीं होगा तो किसका होगा? क्या प्रॉब्लम है, होने दो, ये कह रहा है। लेकिन देखो, ये कह रहा है श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। इन्होंने, तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी कि आजादी हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग के को लेकर संघर्ष किया। अब क्या करने लगे? वो रोड पर उतरने लगे, ठीक है, संघर्ष करने लगे। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, मना करते गए। 1980 में के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। बहुत सारे संगठन बनते चले गए तो भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमें हमारे अलग एरिया दो, हमें अपना हमारा हक मिलना चाहिए। अब ये कह रहे श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणित हुआ, यानी गृह युद्ध में बदल गया। अब गृह युद्ध क्या है भाई? जगह जगह धरने होने, लड़ाई झगड़ा होना, दो समुदायों में, पूरे देश में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, तब होता है गृह युद्ध। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। शरणार्थी मतलब दूसरे देशों में जाके उन्होंने पनाह मांग ली कि हमें रहने के लिए जगह दे दो। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। वहां के गृह युद्ध में मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। सन 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। देखो कब हुआ? सन 2009 में, ठीक है। अब देखो बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने क्या किया? श्रीलंका की तो कहानी सुन ली आपने। अब बेल्जियम ने क्या करा? बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 से और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन इस बात के लेके कि देश में रहने वाले किसी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। किसका एहसास ना हो? बेगानेपन का। अब देखो बच्चों, इसमें बात हो रही है संशोधन की। किसकी बात हो रही है? संशोधन। तो आपको पता होना चाहिए कि संशोधन होता क्या है। देखो जब सरकार कोई कानून बना देती है तो उस कानून को सरकार खत्म नहीं करती। अगर उससे संबंधित सरकार को कोई और सुझाव आता है तो उसमें वो सुधार करती है। क्या करती है? सुधार करती है। तो सुधार को ही बोलते हैं संशोधन। क्या बोलते हैं? संशोधन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कई और देश ऐसा नहीं कर पाएगा। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखे बॉक्स की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। उनकी क्या बातें थी कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा बोलने वाले लोग समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, मतलब सौंप दी गई। यानी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के अधीन नहीं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकारें है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में
बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। क्या क्या? बराबरी का प्रतिनिधित्व, यानी कि उन्हें बराबर का मौका दिया गया, इसलिए वो लोग खुश थे।